हाँ, तो बच्चों कल हमने नाउन क्लास के अंतर्गत 4 प्रकार से कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम करते हैं इसका हमने अध्ययन कर लिया था एग्जाम्पल के साथ। और अब हम 5वां जो प्रकार है कि कैसे नाउन क्लास के द्वारा हम 5वें तरीके से भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कर सकते हैं उसको देखने वाले हैं। जैसे मान लीजिए यहां दिया हो एग्जाम्पल, गांधी जी वाज शॉट डेड। ठीक है, गांधी जी वाज शूट डेड, द न्यूज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द कंट्री लाइक ए वाइल्ड फायर, लाइक ए वाइल्ड फायर। एक बार मैं पुनः आप लोगों से पढ़ना चाहूंगा कि जितने भी एग्जाम्पल्स आप लोगों को यहां दिया जाता है, ठीक है, जितने भी एग्जाम्पल्स आप लोगों को यहां दिया जाता है वो सभी एग्जाम आपके क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में एक बार नहीं अनेकों बार पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं। समझ रहे हैं? ये एग्जाम्पल आप लोगों को उस हिसाब से दिया जाता है कि जिस हिसाब से आपके बोर्ड में, आपके यूपी बोर्ड के क्लास 12th में एक बार नहीं अनेकों बार पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चंस। तो जाहिर सी बात है कि आपके आगामी अर्थात इस वर्ष के बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चंस मिलेगा। तो अगर ये सिमिलर अगर नहीं मिल रहा है तो जो भी क्वेश्चन होगा वह इन्हीं सब एग्जाम्पल्स पे क्या होगा, आधारित होगा। अरे भाई, रूल से तो हट करके कोई वहां पे आपको क्वेश्चन मिलने वाला है नहीं, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस तो कोई देगा नहीं। समझ रहे हैं? तो इसका विशेष ध्यान आपके ऊपर होना चाहिए। अब मान लीजिए यहां दिया है क्या कि गांधी जी वाज शूट डेड। ठीक है, गांधी जी को गोली मार दिया गया था, वाज शूट डेड। ठीक, अब क्या, क्योंकि यहां पे यह वाक्य लिखा गया है तो यहां वाज का प्रयोग किया गया है, शूट डेड। ठीक है, द न्यूज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री लाइक ए वाइल्ड फायर। तो ये खबर जो है फैल गई ऑल ओवर द कंट्री, पूरे पूरे देश भर में, लाइक ए वाइल्ड फायर, एक जंगली आग की तरह या एक जंगल में लगे हुए आग की तरह, जिस तरह से फटाफट फटाफट हर जगह क्या है पहुंच गई। ठीक, तो अब जो हमारा 5वां प्रकार से जो हम बनाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नाउन क्लास का प्रयोग करके, वह होता है हमारा केस इन अपोजिशन टू ए नाउन। और केस इन अपोजिशन क्या होता है, इसके पहले हमने जहां सिंपल सेंटेंस करना सीखा था वहां पे हमने क्या है इसके विषय में जान ही लिया है कि केस इन अपोजिशन टू ए नाउन क्या होता है। समझ रहे हैं? यहां हम बिल्कुल उसी प्रकार से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी करेंगे। समझ रहे हैं? तो हम इसे ऐसे करेंगे। अब ये हो जाएगा कि देखते हैं, देखिए, द न्यूज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री लाइक ए वाइल्ड फायर, यानी कि जो खबर थी स्प्रेड फैल गई ऑल ओवर द कंट्री, पूरे पूरे देश भर में, लाइक ए वाइल्ड फायर, एक जंगल के आग की तरह। अर्थात जिस तरह से जंगल में आग लगता है तो देखते हैं कि कब एक छोर से दूसरे छोर पे आ गया पता चलता है नहीं, अर्थात बहुत कम समय ये खबर क्या है पूरे पूरे देश भर में क्या हो गई, फैल गई। अब देखिए यहां दैट गांधी जी वाज शॉट डेड, गांधी जी को मार दिया गया था। समझ रहे हैं? तो यहां दैट गांधी जी वाज शॉट डेड, ये हमारा हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। और यहां से लेकर के द न्यूज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री लाइक ए वाइल्ड फायर, ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज। और हमने यहां क्या किया है, हमने केस इन अपोजिशन टू ए नाउन टेक्निक का प्रयोग करके हमने क्या है यहां कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया है, जो नाउन क्लॉज का 5वां प्रकार है।
समझ रहे हैं? अर्थात इतने प्रकार से हम नाउन क्लॉज का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है बना सकते हैं। समझ रहे हैं? समझ आ गया? अब नोट में दिखाया जाएगा कि आखिर में किन किन शब्दों का प्रयोग करके हम सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं। समझ रहे हैं? और फिर उसके द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या करते हैं बनाते हैं। उन शब्दों को यहाँ नोट में क्या है लिखवाया जाएगा, इसीलिए मैं इसे छोड़ा हुआ है। समझ रहे हैं? अब देखिए, अब यहाँ पे नोट में हम मुख्य बातें जानेंगे। जो बातें नोट में समझने वाली हैं, सुन करके हमारे दिमाग में याद रह जाएगा, उसको यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो बातें यहाँ लिखने योग्य हैं उनको हम क्या करेंगे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए पहला नोट में है, हमारे जो पहला हेडिंग है वो ये है कि सिंथेसिस करते समय, समझ रहे हैं, कब, जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कर रहे होते हैं। तो जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है कर रहे होते हैं सिंथेसिस के अंतर्गत, समझ रहे हैं, तो वहां सबसे पहले जो दिए हुए सेंटेंस हैं उनका हिंदी में अर्थ हमें निकालना चाहिए। समझ रहे हैं? हिंदी में अर्थ निकालना चाहिए। आसान टेक्निक बता रहा हूं। सबसे पहले जिन वाक्यों का हम सिंथेसिस क्या है कर रहे हैं और उन सिंथेसिस के शब्दों के द्वारा या उन शब्दों को मिला करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं, तो वहां हमारे लिए आवश्यक सबसे पहले यह है कि सबसे पहले उन दिए हुए सेंटेंसेस का हिंदी में क्या कर रहे हैं हम अर्थ निकाल रहे हैं। समझ रहे हैं? और हिंदी में अर्थ निकालने के बाद उन्हें पहले हम हिंदी में ही जोड़ें, इसमें हिंदी में ही जोड़ें और फिर उनका अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। तो ये तरीका हमारे लिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए सबसे बेहतर रहता है। समझ रहे हैं? तो इसको तो लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं। यह बिंदु ऐसा है कि इसको हम सुन लिए और ये हमारे दिमाग में क्या है हमेशा रहेगा। क्या एक बार और सुन लें कि जो दिए हुए वाक्य हैं सबसे पहले उसका हिंदी में अर्थ निकालते हैं और क्या उसके बाद पहले हम उसको हिंदी में ही जोड़ें। दो खंड करें, एक हम बनाए उसमें से प्रिंसिपल क्लॉज और एक हम बनाए क्या सबऑर्डिनेट क्लॉज। पहले बनाए हिंदी में और फिर उनका अंग्रेजी में क्या करें अनुवाद करें। समझ रहे हैं? तो ये तरीका सबसे क्या रहता है बेहतर रहता है। समझ रहे हैं? और जो पॉइंट नंबर 2 था वह अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि हमने एक को जान लिया है। वो क्या है, अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि नाउन क्लॉज वाक्य में संज्ञा का कार्य करता है। संज्ञा का ये कार्य करता है, ये बात तो मैंने शुरुआत में ही बताया था, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या है लिखा भी दिया गया आपको कि नाउन क्लॉज वाक्य में संज्ञा का कार्य करता है। अब देखिए यहाँ पे हु हो गया, विच हो गया, वेयर हो गया, वाई हो गया, व्हाट हो गया, व्हेन हो गया और दैट हो गया। इन्हीं शब्दों को आपको याद रखना है कि नाउन क्लॉज वाक्य में संज्ञा का कार्य करता है। हु, विच, वेयर, वाई, व्हाट, व्हेन, दैट, etc के द्वारा जब नाउन क्लॉज बनाया जाता है, जब नाउन क्लॉज बनाया जाता है तो इनका अर्थ हिंदी में तो इनका अर्थ हिंदी में ऐसे शब्द से होता है जो क्रो से
आरंभ होता है, जो क से आरंभ होता है, केवल क से। क्या कह रहा है कि हु, विच, वेयर, वाई, व्हाट, व्हेन, दैट। अभी आपने नाउन क्लॉज जो पांचों प्रकार से बनाया, उसमें सबसे अधिक उपयोग आपने व्हाट का किया है और दैट का किया है। तो जहां पे जिस प्रकार के हमें दोनों दिए हुए सिंपल सेंटेंस दिखेंगे, समझ रहे हैं, इन सातों शब्दों में से किसी एक शब्द के द्वारा हम सबऑर्डिनेट क्लॉज बना लेंगे और बाकी एक वाक्य को हम प्रिंसिपल क्लॉज में चेंज कर लेंगे। यही बात आप सभी के दिमाग में खटक रही होगी कि आखिर में किस किस के द्वारा बनाएंगे। तो ये शब्द वही है जिनके द्वारा हमें एक को सबऑर्डिनेट क्लॉज कर लेना है और एक को प्रिंसिपल क्लॉज के रूप में क्या कर लेना है, चेंज कर लेना है। समझ रहा है? क्योंकि इन शब्दों के द्वारा क्या बनता है, नाउन क्लॉज बनता है। और नाउन क्लॉज का प्रयोग वाक्य में 5 प्रकार से हो सकता है। तो कैसे कैसे हो सकता है, पांचों प्रकारों को हमने ऊपर क्या है, पढ़ ही लिया है एग्जाम्पल के साथ। लेकिन कॉम्प्लेक्स में एक शर्त है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो तभी कहलाएगा कि जब उसमें से एक हमारा क्या हो, प्रिंसिपल क्लॉज हो और एक हमारा क्या हो, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो। अर्थात सीधे आपको इन शब्दों के द्वारा उन दोनों दिए हुए सिंपल सेंटेंसेस में से एक को सबऑर्डिनेट कर लेना है और एक को प्रिंसिपल क्लॉज के रूप में बदल लेना है। सीधे आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या बन जाएगा, बन जाएगा। अब बात ये खड़ा होता, अब वो प्रश्न खड़ा होता है कि बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि हु का प्रयोग कहां करेंगे, विच का प्रयोग कहां करेंगे, वेयर का प्रयोग कहां करेंगे। जब हमने दैट और व्हाट का तो किया, लेकिन व्हेन का कहां करेंगे, वाई का हम कहां करेंगे। तो कहने का मतलब है कि जो आपने 5 प्रकार से नाउन क्लॉज का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स बनाया, उन सभी वाक्यों में जो दिए हुए सिंपल सेंटेंस थे उनमें या तो शर्त दैट से सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाने का था और या तो व्हाट से था। तो हमने इसीलिए व्हाट और दैट का ही प्रयोग किया है। और बाकी कंडीशंस भी जो दिए हुए सिंपल सेंटेंस होंगे आपके, ये कोई आवश्यक थोड़ी कि हर जगह व्हाट और दैट के द्वारा ही करें सबऑर्डिनेट। तो जैसा सेंटेंस आपका दिया रहेगा, 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस जैसा दिया रहेगा, वो तो सिंपल सेंटेंस हमारे सामने आते ही पता चल जाएगा कि इसमें किसके द्वारा हम एक को सबऑर्डिनेट कर सकते हैं और किसके द्वारा हम एक को प्रिंसिपल कर सकते हैं। तो याद रखें कि अगर दैट और व्हाट के अलावा जो अन्य भाव मिलेगा सेंटेंस में, उनमें अगर हु के द्वारा सबऑर्डिनेट बन सकता है तो हु के द्वारा बनाएंगे सबऑर्डिनेट। अगर विच के द्वारा बन सकता है, विच के द्वारा बनाएंगे। अगर वेयर के द्वारा बनेगा, वेयर के द्वारा बनाएंगे। वाई के द्वारा बन सकता है, वाई के द्वारा बनाएंगे। और समझ आ गया? मतलब जैसा हमें वाक्य दिखेगा उसके अनुसार हम इन शब्दों में से किसी एक का प्रयोग करके एक को हम सबऑर्डिनेट कर लेंगे और एक को प्रिंसिपल क्लॉज कर देंगे। अब तो समझ में आ गया होगा, ठीक। और देखिए, तो ऐसे बोल रहा है कि द्वारा जब नाउन क्लॉज बनाया जाता है तो हालांकि इनके द्वारा जो बनेगा हमारा क्लॉज वो सबऑर्डिनेट तो होगा, लेकिन वो एक्चुअल में क्या होगा, नाउन क्लॉज होगा। क्या होगा, नाउन क्लॉज होगा। तो इनका अर्थ हिंदी में ऐसे शब्द से होता है, तो इनका अर्थ हिंदी में ऐसे शब्द से होता है जो क से आरंभ होता है। किससे, क से आरंभ होता है। जैसे मान लीजिए, जैसे हम आपको यहां दिखा भी दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहां दिया हो जैसे में, जैसे मान लीजिए की हो गया, की है कि नहीं, की का क से है कि नहीं है। कौन हो गया, ये भी है कौन। क्या हो गया, ये भी है, ठीक। अब क्या, अब मान लीजिए यहां दिया हो
कि क्यों हो गया, कि क्यों, फिर कि कहां, कि कहां, ऐसे वर्ड नहीं हुआ। इन सबका उच्चारण को के अलावा किसी अन्य से है क्या? अरे भाई की भी आएगा तो भी क से ही है, कौन भी आएगा तो भी क से है, क्या भी आएगा तो भी क्या है, क से ही है, कि क्यों आएगा तो भी क से ही है, कि कहां आता है तो भी क्या है, क से ही है, इत्यादि ऐसे अर्थ ही होंगे, ये समझने के लिए था। ठीक, और क्या, कभी 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 जो कुछ का भी अर्थ हो सकता है, का अर्थ हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता, बहुत रेयरली है। ठीक, जो क से आरंभ होता है, जैसे कि कौन, क्या, कि क्यों, कि कहां, कि कब, कि कभी हो सकता है इत्यादि, और कभी कभी जो कुछ का भी अर्थ हो सकता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा, कभी कभी होगा, कभी कभी जो कुछ का भी अर्थ हो सकता है। समझ रहा है, किसका, जो कुछ का अर्थ, लेकिन यह जो अर्थ होगा वो हमेशा नहीं होगा, बल्कि कब आएगा, रेयरली है। समझ रहा है ना। जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल हम देखते हैं कि ही डज नॉट नो, मान लीजिए यहां सीक्रेट में दिया हो क्या, कि ही डज नॉट नो हु इज सी, हु इज सी, ही डज नॉट नो हु इज सी। यह देखिए, ये आपके जो है बोर्ड एग्जाम के लिए भी आवश्यक है और साथ साथ कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए भी आवश्यक है। आपके एक्चुअल सिलेबस में केवल यही तक सीमित था, यही तक, लेकिन मैंने यह टॉपिक भी किसी से क्या है जुड़ा हुआ है, इसीलिए मैंने इसको भी क्या है पढ़ा दिया, जो आपके बोर्ड एग्जाम में भी काम आएगा और साथ साथ आपके आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आएगा, किसी भी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में भी यह काम आएगा, इसलिए इसको भी जोड़ के मैंने पढ़ा दिया। समझ रहा है। तो एग्जांपल है, मैंने यह दिया सेपरेट, ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता है, हु इज सी, कि वह कौन है। ठीक, अब देखिए, अब यहां हमने इसे कंबाइन किया, अब क्या हो जाएगा, he does not know who she is, उससे केवल सी को पहले कर देना है, इसको बाद में कर देना है। अब हु के द्वारा इधर सबऑर्डिनेट बन गया और इधर क्या बन गया, प्रिंसिपल बन गया, टेक्निक लगा दिए, कॉम्प्लेक्स बन गया। क्योंकि सेंटेंस में लिखा जाएगा तो सेंटेंस के नियम में जो शब्द क्वेश्चन वर्ड वाले होते हैं उनके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, पुनः सब्जेक्ट आता है। टेंस के आधार पे ही तो सेंटेंस होंगे ना, टेंस के नियम के आधार पे ही सेंटेंस बनते हैं। तो टेंस के नियम में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, या ऐसे, या फिर क्या रहेगा, इज आर में से कोई एक आएगा और फिर क्या आएगा, करता आएगा। और जबकि कॉम्प्लेक्स में हमें क्या करना है, एक को में करना है सबऑर्डिनेट और एक को में करना है प्रिंसिपल, तो हु के द्वारा भी बनता है सबऑर्डिनेट, है कि नहीं। ऊपर आपको बताया गया है। तो देखिए हमने हु का यहाँ इस्तेमाल किया और यहाँ सब्जेक्ट किया और एक फिनिट वर्ब को भी शामिल किया। क्यों, ये बात मैंने बीते कल ही बताया था कि प्रत्येक क्लास में एक सब्जेक्ट और एक फिनिट वर्ब का होना क्या होता है, आवश्यक होता है। जैसे यहाँ देखिए, एक सब्जेक्ट एक फिनिट वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है, फिनिट वर्ब, एक सब्जेक्ट और एक फिनिट वर्ब, यहां भी है दोनों क्लास में। अतः तब जाकर के ये क्या बना, कॉम्प्लेक्स में चेंज हो गया। अनिवार्य हमारा क्या हो गया, he does not know who she is। समझ रहा है, आगे देखते हैं। अर्थात
वह नहीं जानता है जो कुछ वह है। जो कुछ का अर्थ है ना यहाँ, जो कुछ वह है, हु इज सी, वह कौन है, अर्थात जो कुछ वह है वो नहीं जानता है उसके बारे में कि वह कौन है। मतलब क्या, जो कुछ वो है, बात तो की हुआ है। अब देखिए यहां अगर ऐसे दिया हो, सेपरेट टेल मी वेयर इज सी, क्यों घुमा रहा हूं और आपको साथ साथ बता भी रहा हूं कि कैसे इन शब्दों के द्वारा हम अन्य वाक्यों का कॉम्प्रेस करते हैं। इसलिए मैक्सिमम आपको ऊपर केवल दैट और व्हाट से ही बताया गया करने के लिए कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हु और वेयर से भी आपको यहां सिखा दे रहा हूं इसी के साथ साथ कैसे हम करेंगे कॉम्प्लेक्स। ये देखिए, टेल मी वेयर इज सी, ऐसे वाक्य आ गया और दो सिंबल दे दिया और इसे आगे यहां पे कर दिया क्या, इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस चेंज करने के लिए। तो क्या हो जाएगा, अब जब यहां हम इसे कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेल मी वेयर सी इज, या फुल स्टॉप। अब यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं हुआ, अब यह क्या हो गया, अब यह सबऑर्डिनेट क्लॉज में चेंज हो गया। किसमें, सबऑर्डिनेट क्लॉज में चेंज हो गया, यानी कि वेयर सीज, अगर हम वेयर सीज की वेयर सीज वह कहां है, कि वह कहां है, चिल्लाते रहो कि वह कहां है। जब तक इसके अर्थ को इससे नहीं जोड़ोगे प्रिंसिपल क्लास से तब तक इसका अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। तो ये होता है प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास में अंतर। अर्थात टेल मी, मुझे बताओ, वेयर सीज की वह कहां है, या टेल मी मुझे बताओ जो क्या, मुझे बताओ जो कुछ वह है, अब क्या मुझे उसके बारे में क्या है बताओ। अब देखिए वेयर सीज हमारा हो गया सबऑर्डिनेट और ये हमारा क्या हो गया प्रिंसिपल। अर्थात हमने यहां भी क्या है, वेयर का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कर लिया। ठीक, अब आप ये पूरा 100% में 90% सीख गए हैं, 10% अभी भी शेष है। वो क्या है, अब यहां पे प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या इतने ही प्रकार से हम ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या नाउन क्लॉज कर सकते हैं क्या, नहीं। इफ या वेदर के द्वारा भी नाउन क्लॉज बनाया जाता है, जिसके द्वारा, इफ या वेदर के द्वारा भी नाउन क्लॉज बनाया जाता है, क्योंकि हम अभी नाउन क्लॉज में ही चल रहे हैं और नाउन क्लॉज का ये आखिरी पॉइंट है। तो हम जब 90% अध्ययन कर लिए हैं तो 10% का छोड़ेंगे, डिटेल अध्ययन आपको यहां करना है। अब क्या हो जाएगा यहां पे, अगला पॉइंट है कि अगला पॉइंट कि इफ या वेदर, ऐसे कर लें, इफ स्लैश वेदर, इफ या वेदर के द्वारा भी नाउन क्लॉज बनाया जाता है, नाउन क्लॉज बनाया जाता है जब इसका अर्थ कि क्या होता है, क्या कि क्या, ठीक है, क्या कि मेरा वेदर बनाया जाता है जब इसका अर्थ कि क्या होता है। इसका मतलब क्या है कि जहां इफ या वेदर के द्वारा नाउन क्लॉज बनाया जाएगा वहां उसका अर्थ क्या होगा, कि क्या होगा। वही बात मैं कराया यहाँ पे कि इफ या वेदर के द्वारा भी नाउन क्लॉज बनाया जाता है जब इसका अर्थ है, अर्थात जहां इफ या वेदर का प्रयोग करके हम बना है वहां जब इसका किसका कि क्या से होगा। जैसे एग्जांपल में यहां दिया हो, सेपरेट ही, सी भी हो सकता है या कोई नाम भी हो सकता है, ठीक, रीता गीता सीता जो भी हो, या सी, ठीक, ही मे बी इनोसेंट,
ही मे बी इनोसेंट, वह निर्दोष हो सकता है, मे बी है पॉसिबिलिटी है, ही मे बी इनोसेंट, ही मे बी इनोसेंट, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो। देखिए ही मे बी इनोसेंट, वह निर्दोष हो सकता है, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं, ठीक। ही मे बी इनोसेंट, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं। अब यहां की क्या का अर्थ आ गया नहीं आ गया, कि क्या का अर्थ आ गया। तो ऐसे ही जगह हम इफ या वेदर का प्रयोग करके नाउन क्लॉज बनाएंगे, और जो इफ या वेदर का प्रयोग करके हम नाउन क्लॉज बनाएंगे वह एक्चुअल में बना हुआ सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, और उसके पहले जो सेंटेंस होगा वो हमारा क्या होगा, वो प्रिंसिपल क्लॉज होगा। जस्ट समझा दिया हो, कंबाइंड में आ दिया हो। अब ये ऐसे हो जाएगा, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो इफ या वेदर, दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, यू आर फ्री, आप आजाद हैं बिल्कुल। या तो केवल इफ का प्रयोग कीजिए या फिर वेदर का प्रयोग कीजिए, जहां आपको इस तरह के दो सिंपल सेंटेंस मिल रहे हैं कॉम्प्लेक्स करने के लिए। आप इफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वेदर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए मैंने दोनों को यहां स्लैश करके लगा दिए। इट मींस आई डू नॉट नो इफ स्लैश वेदर ही इज इनोसेंट, तब में भी नहीं होगा, तब यह क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, ही इज इनोसेंट। अब यह वाक्य हमारा क्या हो गया, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं कि क्या वह निर्दोष है, क्योंकि पहला जो हमारा क्लास है वो प्रेजेंट में है, तो दूसरे को भी हमें प्रेजेंट में ही दिखाना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारे दोनों क्लास क्या होंगे, बैलेंस होंगे, और तभी उनके अर्थ भी क्या होंगे, बैलेंस होंगे। ये तो पॉसिबिलिटी में कहा है, ये तो पॉसिबिलिटी में बोला गया है ना, क्या ही मे बी इनोसेंट, वो निर्दोष हो सकता है, श्योर नहीं हो कि वो है ही, समझ रहे हैं। आई डू नॉट नो, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, अर्थात मैं नहीं जानता हूं, अर्थात क्या, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं, अर्थ अपने आप में पूरा है, यानी कि ये आई डू नॉट नो हमारा क्या हो गया, यह प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। और इफ या वेदर ही इज इनोसेंट, कि क्या वह निर्दोष है, कि क्या का ही ना अर्थ होगा, कि क्या वह निर्दोष है। अब ये हमारा क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। देखिए एक सब्जेक्ट एक फील्ड वर्ब, एक सब्जेक्ट एक फील्ड वर्ब, दोनों क्लॉज हमारे क्या है, बैलेंस है। और इस तरीके से इस तरह के अगर वाक्य मिलते हैं तो इफ या वेदर के द्वारा करेंगे कॉम्प्लेक्स, और इस तरह के वाक्य मिलते हैं तो हु और वेयर से करेंगे, और जो पहले पढ़े हैं हम अगर वैसे वाक्य मिलते हैं तो उस तरह से कॉम्प्लेक्स करेंगे। अब हम यहाँ पे 100 में 100% नाउन क्लॉज का संपूर्ण अध्ययन हमने कर लिया, ठीक है ना। चलिए अब हम इसी टॉपिक के अगले रूल को लेकर के कल अपने अगले वीडियोस में पुनः क्या होंगे, उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को शुभकामनाएं, पढ़ाई करते रहें इस YouTube चैनल के माध्यम से, और खास तौर से जहां समझने में दिक्कत हो आप अपने राय और दिक्कतें भी कमेंट बॉक्स में क्या है टाइप करते रहें।